हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ सीए प्रणव पोपट, योर फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3 ऑफ ओल्ड सिलेबस, पेपर नंबर 4 ऑफ ओल्ड सिलेबस, इंटरमीडिएट, आई एम सॉरी, पेपर 4 ऑफ न्यू सिलेबस, कॉस्टिंग। तो हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं मिस्टर हितीश गुप्ता, जो कि सीए इंटरमीडिएट का जो रिसेंट रिजल्ट आया है नवंबर 23 का, जो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें अकाउंट्स और कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट्स में भी बहुत लिमिटेड लोग एग्जामेशन लेकर आए हैं। काफी टफ चेकिंग हुई, काफी अलग तरीके का रिजल्ट देखने को मिला। जीवन का रिजल्ट G2 से कम पहली बार देखने को मिला। और ऐसे रिजल्ट में अगर कोई बच्चा 90 प्लस लाता है किसी सब्जेक्ट में, तो दिस इज रियली 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 टू बी अप्रिशिएटेड। तो वेल डन हितीश, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। एंड अल्टीमेट सीए की पूरी टीम की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 92 मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड क्लियरिंग द ग्रुप 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो थैंक यू सर। मैं डिस्कशन की शुरुआत इस तरीके से करना चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपने क्लासेस जो है लाइव की या फेस टू फेस की, इस तरीके से। और अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। मैं सर खन्ना पंजाब से बिलोंग करता हूँ सर। और मैंने आपकी सभी क्लासेस सर और रिकॉर्ड ऑनलाइन किसी रिकॉर्डेड की सर। अच्छा, तो बैच। आप खन्ना से बिलोंग करते हैं। खन्ना इज़ नॉट अ बिग प्लेस इन पंजाब, और डेफिनेटली वहाँ पर जो है फेस टू फेस के बहुत बड़े कोचिंग्स तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे। तो आपने बाय चॉइस ऑनलाइन को चूज़ किया और ऑनलाइन से पढ़ के आप इतना अच्छा नंबर लाए हो, वो भी जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड आपने किया। तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं या सोचते हैं कि यार ऑनलाइन से अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। आपके सामने जो है मैं उदाहरण लेकर आया हूँ हितीश का। तो हितीश से हम लोग स्ट्रेटजी भी जानेंगे, उनके कुछ ऐसे टिप्स उनसे लेंगे कि आज के सेशन के बाद हम लोग भी उन टिप्स को कुछ यूज़ कर सके और हमारी प्रिपरेशन को भी अच्छा कर सके। राइट एवरीवन। तो सबसे पहले हितीश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने बोला कि आप क्लास को रिकॉर्डेड देखते थे। तो ये रिकॉर्डेड देखना आपकी मजबूरी थी या इट वॉज बाय चॉइस। सर ये तो मेरी चॉइस ही थी सर। रिकॉर्डेड करना मैं खुद ही चाहता हूँ। लाइव में थोड़ा सा कम था मेरे को, इसलिए रिकॉर्डेड ही चाहिए। अच्छा, और इससे फायदा क्या होता है। फायदा तो वही सर, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करके अपने हिसाब से एडजस्ट ही कर सकते हैं क्लास को, तो मैं इसलिए रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। तो हितीश ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनना, कि उन्होंने अपनी मर्जी से क्लास को रिकॉर्डेड देखा था, इसलिए ताकि वो अपनी स्पीड से पढ़ सकें। तो यहाँ से हमको ये सीखने मिलता है कि यार आपको अपना तरीका खुद डिसाइड करना है। देखो, लाइव ऑप्शन रहते हैं, रिकॉर्डेड ऑप्शन रहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा लाइव छूट गया, हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप रिकॉर्डेड भी कंसिस्टेंट देख सकते हो, तो आपके लिए रिकॉर्डेड भी अच्छा है। आप अपने पेस से पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, तो मेरे हिसाब से आपको लाइव देखना चाहिए कोई भी चीज़, सो दैट आपका जो है एक फ्लो बना रहे। लेकिन समझो इस बात को कि रिकॉर्डेड से करने के बाद भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी आ रही है। जैसे हितीश, कई बच्चों का डाउट आता है कि रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, हमको डाउट आएगा क्लास में, तो कैसे पूछेंगे, लाइव में ही पूछ सकते हैं। तो आपने इस चीज को कैसे एड्रेस किया, जो डाउट आते थे आपको। डाउट सर पहले तो इतना आते नहीं थे, कम ही आते थे। मुझे क्लियर हो जाता था क्लास में सारा आपसे पढ़ के। और बाकी इतना था तो थोड़ा सा रीड कर लेते, बुक वगैरह तो उससे हो जाते थे क्लियर सर। बुक अच्छा, करके रीड करके तो। पहली चीज तो आपने ये बोले कि भाई इतनी तो जरूरत भी महसूस नहीं होती डाउट की, क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, जो लाइव क्लास चल रही है वहां तो ऑलरेडी कई लोगों ने डाउट पूछा है, और रिकॉर्डेड वीडियो उसी चीज का रिकॉर्डिंग है। तो आई थिंक अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो बाकियों ने जो पढ़ा है उसमें ही कवर हो जाता है। तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि उसको छोड़ के आपको कोई नया डाउट आ रहा है, क्योंकि हम भी इतने समय से पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करके चलते हैं कि ज़्यादा कोई डाउट क्रिएट ही ना हो। और मेरा थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पढ़ाने का यह है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं रिपीट ज़्यादा करता हूँ। तो आई थिंक रिपीट करता हूँ, तो उस वजह से भी कई बच्चे जो है लाइव नहीं पढ़ते मुझसे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेस्पिंग कम होती है, और वो लाइव पढ़ के बार बार सुन के ही चीज़ों को समझ पाते हैं, वो एक बार में नहीं समझ पाते। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को एक बार में समझ आता है तो वो बिल्कुल अपने तरीके से रिकॉर्डेड पढ़ के जो रिपीटेटिव पार्ट है उसको स्किप करके आगे बढ़ सकता है और बातें जानते हैं।
जब बैच आपकी चल रही थी तो बैच के अंदर आप डेली बेसिस पे क्लासेस करते होंगे, क्लास के अलावा जो बाकी का समय बचता था उसमें आप क्या करते थे, मतलब कैसे उसको प्लान आउट करते थे? इतनी क्लासेस के बाद थक जाते थे फिर भी और क्या समय निकाल के क्या किया करते थे? सर जो बच जाता था उसमें तो पहले सर क्लासेस का सभी क्लासेस का होमवर्क जो होता था वो कंप्लीट कर लेता था। और अगर कोई टाइम थोड़ा सा और बच गया तो थोड़ा सा भी जो पिछली क्लास का वो रिवाइज कर लेते थे सर, कंसेप्ट वगैरह थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इससे ऐसे कर लेते हैं यूटिलाइज टाइम। तो बेसिकली आपकी प्रायोरिटी ये थी कि पहले आप होमवर्क कर लो, उसके बाद यदि समय बचता है तो पिछली क्लासेस का रिवीजन भी करते चलना साथ में। ओके, तो समझो यार, जी बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई यहाँ पर। ये प्रायोरिटी डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। पता चला कोई जाके पहले पुराना रिवाइज कर रहा है और होमवर्क के लिए टाइम नहीं बचा, तो डज नॉट मेक अ सेंस। क्योंकि आज अगर कोई चीज़ पढ़ी आपने और रात को उसका होमवर्क मिला है तो वो होमवर्क भी एक तरीके से उस चीज़ को प्रैक्टिस करवा रहा है ना। और सेम डे होमवर्क करने का ज़्यादा फायदा है। बाद में तो आप खुद भूल जाओगे कि कौन सी चीज़ थी, क्या चीज़ थी। इसलिए जब भी आपको खाली समय क्लासेस के बाद मिले, पहले आप उसमें अपना होमवर्क करें, फिर और समय मिले तो फिर पुरानी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलें। तो रिवीजन इज नॉट असेंशियल फर्स्ट, फर्स्ट इज होमवर्क असेंशियल अलॉन्ग विद द क्लास। उसके बाद दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि अ, हमारा करीबन 3.5-4 महीने बैच चलता है। बैच खत्म होने के बाद एक टाइम होता है आपके पास जिसमें आप लोग एग्जाम देते हो, उसके पहले रिवीजन एटसेट्रा सब कुछ आपको सेल्फ करना होता है। और आपने तो आई थिंक सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम भी मिला होगा। तो उस पूरे टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया, कैसे आपने प्लानिंग करी थी? हम आपका एक रिवीजन प्लान जानना चाहते हैं। सर उस टाइम पे सर एक तो मैंने स्टडी मटेरियल सारा सॉल्व किया है 2-3 बार सर, अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। और जो आरटीबी एमटीबी वगैरह थे सर, वो नए एमटीबी आए थे जो नवंबर 20 के लिए वो सॉल्व किए, मई 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व किए, प्रैक्टिस की उनकी रिटर्न तो उससे किया सर सॉल्व सारा। अच्छा, तो फिर भी मेरा ये कहना है कि जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, जैसे आपने ये चीज़ें करी, बट आपने उसका सीक्वेंसिंग कुछ रखा होगा कि पहले मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा, कुछ एक प्लानिंग आपने बनाया था? क्या आपने कुछ लिख के बनाया था, या कोई टेबल बनाई थी, या कोई आपने बोर्ड बोर्ड लगाया था अपने घर में कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा टाइम टेबल? उससे ऐसे तो कुछ नहीं बनाया था टाइम टेबल। अच्छा, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल्ड प्लानिंग नहीं करते थे, पर आपको पता था कि कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी थी और किए जाते थे। अच्छा, जब आप रिवाइज करते थे तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे? तो मल्टीपल सर, सभी का था, चारों सब्जेक्ट वाइज अच्छा, चारों सब्जेक्ट्स ही साथ में पढ़ते थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है बच्चों का जब क्लासेस खत्म होती है, कि क्या हम एक हफ्ते एक सब्जेक्ट, दूसरे हफ्ते दूसरा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ें या एक साथ मल्टीपल पढ़ें? तो मैं बता दूं बच्चों, ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसा हितीश ने किया, मैं भी जब सीए स्टूडेंट था मैं भी इसी अप्रोच से चलता था। मल्टीपल सब्जेक्ट्स डेली पढ़ता था, क्योंकि सेम सब्जेक्ट को मैं दिन भर नहीं पढ़ सकता था, मुझसे नहीं होता था। बट मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो 10 दिन उठाते थे एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज, फिर 10 दिन दूसरा। तो उसको वो जमता है तो वो वैसे करता है, तुमको जो जमता है तुम वैसे करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यार एक बात बताओ कि मान लो तुमने रिवीजन किया, तो क्या तुमने एग्जाम से पहले एग्जैक्टली 3 घंटे का टाइमर लगा के या फिजिकल मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई का कुछ ऐसा ट्राई किया था, मॉक टेस्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ किया व्यू था से? सर, मॉक टेस्ट जो आया था ना नवंबर 23 के, तो वो मैंने घर पे ही कुछ सॉल्व किया था टाइम लगा के, वो किया थी प्रैक्टिस उसकी, वो किया था सॉल्व अच्छा, तो बिल्कुल सिंसियरली मतलब तुमने टाइमर लगा के उसको किया था ट्राई? कर। तो उससे कुछ? जैसे पूरी पेपर की तरह अच्छा। फॉर्मेट बना के अच्छे से पूरा, जैसे क्वेश्चन एक आधा छोड़ के जो था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो छोड़ के पूरा सोल्व किया था सर, तो 100 मार्क्स तुम का। फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं देने गए थे आईसीआई के ऑफिस में? फिजिकल सर बस मैंने ध्यान नहीं दिया फिजिकल, इसलिए मैंने इतना अच्छा, था नहीं तो मैंने खुद तो ही कर देखो लिया भाई, वो था। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की। अभी अगेन अगर आपको करना है तो घर में भी कर सकते हो, और ना करने वाले के पड़ोस में भी आईसीआई का चैप्टर ऑफिस होगा तो भी वो नहीं करेगा। तो इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन कि मुझे वो चीज़ करनी है तो मैं घर में रह के भी कर सकता हूँ। तो मॉक टेस्ट से फायदा हुआ क्या तुम्हें? जी सर, उससे पता चल गया था कि अगर पेपर लेंथी है तो सॉल्व हो सकता है 3 घंटे में पूरा, तो स्पीड इंक्रीज करनी है या नहीं, उससे पता चल जाता है सब कुछ। तो बेसिकली उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, कहीं टाइम मैनेजमेंट कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, वो एक पहले एडवांस में पता चल जाता है। वो गलतियां फिर आप सीधे जाके पेपर में नहीं करते, राइट? तो विल यू हाँ रिकमेंड एग्जैक्टली। मॉक टेस्ट पेपर टू एवरीवन? जिसको करना चाहिए वो भी टाइम लगा के प्रॉपर, एक 3 घंटे बैठ के करो, तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेकर, तो उससे सॉल्व हो तो उससे इफेक्टिव होगा। अच्छा,
और अब जैसे एग्जाम्स जब चालू हो गए और लास्ट के आपके पास 1.5 दिन बचते हैं, तो उन 1.5 दिनों में आपने कॉस्टिंग जैसे बड़े सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज किया था? आपके माइंडसेट क्या था? आपने 1.5 डेज में क्या किया था? सर उस टाइम तो लास्ट में सभी चैप्टर स्टडी किए हुए पहले तो वो थ्रू आउट किए थे अच्छे से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लिए थे सर। एक दो क्वेश्चन बीच में हर एक चैप्टर के सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, बस ऐसे ही किया था सर। तो आपने ओवरऑल स्टडी मेट के क्वेश्चन मतलब थॉरो कर लिए होंगे ऊपर से, मतलब लिख के तो कर नहीं पाए होंगे 1.5 डेज, और उसमें से जो आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा लिख के देख लिया था। हल्का भी थोड़ा थोड़ा देर रफ में करके देख लिए थे सर। अच्छा, उस तरीके से तुमने उस चीज़ को कवर अप कर लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यार एक सवाल बच्चों का आता है कि सर आप PYQ RTP जो है उसको लेके क्या करना चाहिए, मतलब क्या ये ज़रूरी है कि जब हम रेगुलर बैच पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही पूरे के पूरे PYQ RTP करो पहले, उसके बाद ही अगले चैप्टर में जाओ, या फिर अगर हम सिलेबस को पूरा जान लें और बाद में थोड़ा थोड़ा PYQ RTP मतलब रिवीजन के साथ करें, दोनों में से कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा सही लगी? सर मैं भी यही कहता हूँ कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छे से, पहले स्टडी क्लियर कर लो, उसके बाद जब सिलेबस हो जाए फिर करो पीवाईक्यू आरटीपी वगैरह। क्योंकि हो जाता है अच्छे से हो जाएगा, अगर बस सिलेबस के क्वेश्चन इजी लगेंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन बाद में। पहले वो सेकंड वाली अप्रोच शीट मुझे जो मैंने भी वही फॉलो की थी, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो स्टडी क्लियर कर लिए फिर क्वेश्चन पीवाईक्यू। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो इसी स्ट्रेटजी को जो है फॉलो करता हूँ, मतलब बच्चों को भी गाइड करता हूँ कि पहले ना सिलेबस को जानो अच्छे से, फिर PYQ RTP करो। क्यों? क्योंकि आपने भी हितीश ये बात देखी होगी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ना मल्टीपल चैप्टर से बने होते हैं, या फिर हाँ सर, यस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे चैप्टर का नॉलेज होगा तभी बनेंगे, और अगर उन क्वेश्चंस को हमने पहले उठा लिया तो हमको लगेगा कि हमको बनता नहीं है। इसलिए पहले सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को फॉलो पहले थॉरो कर लो, फिर जब आप रिवाइज कर रहे हो पहली बार, रिवाइज करने के साथ साथ उसके PYQ RTP करते चलो, क्योंकि तब तक आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो इस चीज को यहाँ पर आपने एक्नॉलेज किया, उसके लिए सो मच थैंक यू। बिकॉज कुछ लोग इस अप्रोच को ये मानते हैं कि नहीं सर, ये हमको हर चैप्टर का PYQ RTP सारा का सारा साथ में करना चाहिए, उससे आपका क्लास का चैप्टर पर्टिकुलर इतना लंबा हो जाएगा कि आपको फिर लगेगा कि भाई कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। और अब मैं अंत में आपको बस एक चीज बोलने के लिए कहूंगा हितीश, कि आपके जो भी जूनियर्स अब इंटरमीडिएट में आए हैं, आने वाले हैं, या जो लोग नहीं निकल पाए और May 24 में फिर से एग्जाम देने वाले हैं, कुछ जनरल टिप्स आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर उनको दे दीजिए, दो चार पॉइंट्स, सो दैट वो टेक अवे लेकर वो भी अपनी प्रिपरेशन में उसको यूज कर सकें। जी सर। पहले तो सभी को है सर, एक तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन आंसर्स की, राइटिंग करके सॉल्व करिए अच्छे से, और कंसिस्टेंट रहे अपने प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ, डाउट्स क्लियर हो जाए और कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करें। अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करें, और रिवीजन करते समय कॉन्सेप्ट्स को भी देखें, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस ना देखें, राइट? चलिए, जी थैंक यू सर। सो मच। और कुछ मतलब अगर आप हमारे बैच को लेके, जो कॉस्टिंग का बैच हुआ उसको लेके कुछ फीडबैक देना चाहें, अगर मतलब कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि उसे मुझसे रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच देखना है, तो आप उसको क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस देंगे? मैं कहूंगा सर, सभी को सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सारे कंसेप्ट अच्छे से सॉल्व किए सर ने, और क्वेश्चन आंसर भी पूरे सॉल्व हुए थे। कंसेप्ट सर अभी आपके अभी तक याद है सर, जो आपने वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करवाए थे अच्छे से चार्ट बनवा कर सर। तो सभी को रिकमेंड करूंगा सर, फॉलो करें सर को और उनके बैच ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू सो मच हितीश। सो आई होप कि हम आपको जो है अपना जितना भी हमने अपनी मेहनत करी और आपको हमने दिया उसको आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है पेपर में। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी आपसे इंस्पायर हों और इसी तरीके से बढ़िया पेपर देकर आएँ। तो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ग्रुप 2 एग्जामिनेशन, और बहुत ही जल्दी CA फाइनलिस्ट बन जाइए, और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोगों को जो है भाई गुड न्यूज़ दीजिए कि आप CA फाइनल में आ चुके हैं, एंड वेरी सून वांट यू टू बी CA एंड बिकम अ मेंबर ऑफ ICAI। थैंक यू सो मच। Bye bye. All the best.